अभी तक जो सीखे, हमारा संस्कृति सभ्यता सब करुणा पे ही आधारित है। इसीलिए परम पावन दलाई लामा जी जितने भी बड़े पूरी दुनिया समझते थे, वो खुद कहते हैं कि भारत हमारा गुरु है और हम भारत के चेला हैं। भारत ने हमको सिखाया, भारत ने हमको इंसान बनाया, नहीं तो हम जानवर थे दूसरे लोगों के ऊपर ऐसा करना। तो अक्सर जब मैं ऐसे बातों को लेके हम अक्सर अलग अलग जगह जाता हूँ, तो लोग हमको ये कहते हैं कि आप लोग बंदूक क्यों नहीं उठाए, आप लोग बम ब्लास्ट क्यों नहीं करते, आप लोग टेररिज्म क्यों नहीं करते। तो हमने ये कहा कि हम आजादी के रास्ते पे जा रहे हैं, हम कायरता के रास्ते पे नहीं। कायरता तो वही करेंगे ना, बम फोड़ के भाग जाएंगे हम नहीं, अगर वो बम लेके आ रहे हैं तो हम उसको गले लगाएंगे। हम समझते हैं कि उसकी डर उसके बम में होता है, तो हम उसके पास जाके, जबकि हमारा दुख दर्द ये है कि उसके मन में बहुत ही डर है, उसको किस तरह से निकालें। तो हम अभी ये समझते हैं, भले तिब्बत एक देश होने के नाते चीन के कब्जे में है, गुलाम में है, लेकिन हम आजाद हैं क्योंकि हम करुणा के रास्ते पे। जो करुणा के रास्ते पे है उसको कोई भी गुलाम नहीं कर सकता, वो हमेशा आजादी ही रहता है। और ये सब हमने भारत से सीखा। आप आज तक हम जितने भी काम कर रहे हैं पूरा हमने भारत से ही सीखे। परम पावन दलाई लामा जी यहाँ 1960 1960 को आए। दलाई लामा जी पहले जब तिब्बत से आए थे, वो पहले मसूरी में 1 साल रहे, और पंडित जी और दलाई लामा जी बीच में बातचीत होने समय उनको ये लगा था कि दलाई लामा के पीछे पीछे और भी ज़्यादा तिब्बती लोग आ रहे हैं, और मसूरी तब बहुत सारे बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस थे ही पहले से। मसूरी धर्मशाला में कोई भी नहीं था, और 1905 में पूरी कांगड़ा जिला में इतना बड़ा भूकंप आ गया था, बहुत सारे लोग मर गए। इसीलिए जो अंग्रेजी जितने भी थे वो भी चले गए थे, और बचे कुछ कोई लोग था और गद्दी लोग थे। और बंटवारे के बाद पंजाबी के काफ़ी लोग वहाँ आए हुए थे। मतलब धर्मशाला बहुत ही छोटा जगह थी। तो दलाई लामा जी वहाँ 1960 को पहुँचे, उसके बाद काफ़ी तिब्बती से आ गए, और दलाई लामा जी के दर्शन करने या उसको इंटरव्यू करने कोई जर्नलिस्ट आए, कोई फॉरेनर्स आए। इस तरीके से धर्मशाला आज बहुत बड़ा शहर बन गए हैं। भले जगह छोटा है, तो इसीलिए कभी कभी इतने सारे टूरिस्ट आ जाते हैं वहाँ कि हम अपने दोस्तों को खो बैठते हैं कि इतने टूरिस्ट की भीड़ में कि आप कहाँ हो तो फोन करना पड़ता है वहाँ आस पास बाजू में ऐसे। तो बहुत बड़ा एरिया बन चुके हैं। और एक जोक था, दलाई लामा जी पहले वहाँ थे, तो दलाई लामा जी का एक उनका अपना रेजिडेंस वहाँ, और अभी वहाँ तिब्बत एक एक्साइल गवर्नमेंट है, अभी निर्वासित सरकार है तिब्बती का। ऑफिशियली हम उसको सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि ताकि भारत को अजीब ना लगे, क्योंकि भारत का अभी भी पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी है। भारत अभी भी मानते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, अभी भी ऐसे मानते हैं, जबकि ये वाला सरकार उसको बदलने की कोशिश भी चल रहा है, क्योंकि नेहरू जी ने पहले से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, और तिब्बती जो आ रहे हैं तिब्बत से उनको शरण दे, उतना हमारा काम है। लेकिन अब चीन तिब्बत को कब्जा करने के बाद अब भारत को बुरी नज़र से देख रहे हैं। और आपको हम सबको तो पता है ही, गलवान घाटी में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या क्या नौटंकी कर रहे हैं, हम सबको पता है। और अब ये वो तिब्बत को कब्जा करने से मन नहीं भरा, उनको और चाहिए, लद्दाख चाहिए, अरुणाचल चाहिए। वो बोल ही रहे हैं पूरा लद्दाख उनका है, पूरा अरुणाचल उनका है, ऐसे कह रहे हैं। यही होता है विस्तारवादी का नीति। और जब उन्होंने जब तिब्बत को कब्जा किया, तो इस तुर्किस्तान नाम के एक बड़ा देश था, वो भी हड़प लिया। मंगोलिया जो जिंगिस खान के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि इतनी बड़े साम्राज्य किसी ने नहीं बनाया,
वो वाला देश मंगोलिया आज दो हिस्सों में बट गया है। एक आजाद देश है आउटर मंगोलिया, एक चीन के कब्जे में है। और तो ये लिखना था, एक नंबर लिखना, चौक है, चौक दे। और क्योंकि एक आंकड़ा दिखाता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये चीन जो है वो असली है क्या। हरे राम। चीन इतना बड़ा समझे जाते हैं और भारत के एरिया यहाँ से इतना ऐसा है। और चीन का एरिया जो है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 9.6 मिलियन मतलब 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है चीन। बहुत बड़ा है। आप में से कोई भी बताएंगे, ज्योग्राफी स्टूडेंट, हिस्ट्री जो भी है, भारत के एरिया कितना होगा? सॉरी 32, मूल रूप से 32 लाख है। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब चीन अभी भारत की 3 गुना से बड़ा है। अब हम ये समझेंगे ये 3 गुना बड़ा कैसे हो गया। पहले नहीं थे, पहले बराबर थे। जब चीन 1949 में ये PRC पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित हुए थे 1949 को, तब चीन की एरिया जो भारत के करीब करीब बराबर था। उन्होंने क्या किया कि तिब्बत को कब्जा किया और तिब्बत जो है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 25 लाख। अब समझो तिब्बत 25 लाख या भारत 32 लाख, वो भी करीब करीब बराबर है। तो अक्सर जो लोग तिब्बत के बारे में बोलते हैं कि तिब्बत मतलब वो नेपाल के आसपास कुछ छोटा देश या लद्दाख के आसपास, ऐसे नहीं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरी हिमालय क्षेत्र के उस पार तिब्बत ही है। इतना बड़ा है। और ये चाइना ने ये कब्जा करने के बाद तो बड़ा तो बन ही जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक्चुअली मैप में ये ऐसा थोड़ा इस तरह है। यहाँ ज़िनजियांग नाम का एक मुस्लिम कंट्री, वो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर की कंट्री है। 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वो इस्लामिक कंट्री है। और ये वही लोग थे जो जिंगिस खान के खिलाफ लड़ने वाला सबसे ज्यादा ताकत यही थी और हमेशा आजाद था। और वहां के लोग तुर्की कंट्री की लोग हैं, ट्राइब, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है। और मंगोलिया यहाँ है, ये इनर मंगोलिया लिखते हैं। ये आउटर मंगोलिया, और यहाँ एक छोटा एरिया है जिसको कहते हैं मंचूरिया। ये 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब मंचूरिया, इनर मंगोलिया, ईस्ट तुर्किस्तान मतलब शिनजांग, तिब्बत मिला के 60% ऑफ चाइना लैंडमास बन जाते हैं। और ये इनर मंगोलिया जो है वो 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसीलिए ये चीन विस्तारवादी देश है और ये बड़ा ऐसे बन गया। 1942 में इतना ही था। उनका मूल रूप से 3.6 ऐसा कुछ गिनती आती है, इतना ही था उनका। ये पूरा कब्जा करने के बाद ये बड़ा बना। अभी चीन क्या करता है
कि तिब्बत को कब्जा करने के बाद तिब्बत से सबसे अच्छा क्वालिटी का लिथियम निकल रहा है, माइनिंग करते हैं, पहाड़ों से बम लगा के वहीं से लिथियम निकाल के लेके जाते हैं, और गोल्ड और कॉपर। तिब्बत के सदर्न पार्ट से ये ब्रह्मपुत्र जाते हैं, उसको हम तिब्बत में कहते हैं कि यादुम सांको, जो ब्रह्मपुत्र बन के भारत में एंट्री करते हैं। यहाँ ये पूरा बेल्ट जो है वो सोना से भरे हैं, और तिब्बती लोगों ने कभी निकाले नहीं। आज चाइना माइनिंग कर रहे हैं यहाँ से। और लिथियम वो चीज है जो हम सब डेली यूज करते हैं, मोबाइल फोन की बैटरी, हमारे जो भी इलेक्ट्रिक बैटरी जो सेविंग करते हैं, इलेक्ट्रिक बस, आजकल इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार सब में वही मिनरल जाते हैं, लिथियम। तो लिथियम आयनाइन नाम का एक बैटरी बनते हैं पूरी दुनिया में, और चाइना खुद कहते हैं कि सबसे बड़ी मात्रा में और अच्छा क्वालिटी लिथियम जो है तिब्बत से निकालते हैं, वो कुछ ऐसे करके लेके जाते हैं। ईस्ट तुर्किस्तान जो है चाइना के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मेन सोर्स ईस्ट तुर्किस्तान है, और वहां के लोगों को दबा के, लोगों को मारपीट करके वहीं से ये सब लेके जाते हैं। इनर मंगोलिया में यूरेनियम, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, यूरेनियम, और यूरेनियम से पॉजिटिव काम से तो बिजली बनते हैं, न्यूक्लियर पावर सेंटर बहुत, यूरोप में तो न्यूक्लियर पावर से ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं। तो ये ऐसे करके इन्होंने इतना देश बड़ा बना दिया। अब इतना ही नहीं, क्योंकि चाइना हैज बिकम द इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सामग्री वही बनाते हैं, तो उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज इससे पेट नहीं भरते, बहुत चाहिए। और आज उन्होंने अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके वहीं से सामान लेके जाते हैं और चाइना में, और वहीं से उत्पाद बनाते हैं। और ये दो साल पहले तक पूरी दुनिया में सबको ये लगते थे कि कम से कम पैसे में सामान वहीं से बना सकते हैं और वहीं से हम खरीद सकते हैं, तो हमारा मुनाफा होगा। लेकिन वो ऐसे करते करते अब इतना बड़ा ताकत बन गए कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को डायरेक्ट चुनौती करते हैं। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप एकता नहीं बने तो चाइना की नीति से पूरे विश्व में उनके राज चल सकते हैं। अभी इंग्लिश ज्यादा चलते हैं, डॉलर चलते हैं पूरी दुनिया में, डेमोक्रेसी चलते हैं। भविष्य में चाइना के पैसे चलेंगे, चाइना की भाषा भी चलेंगे, और हमको सीखना भी पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं करें, अगर हम डेमोक्रेसी और जो आज़ादी और डेमोक्रेसी जो बात करते हैं, अगर हम एकता नहीं बने तो, क्योंकि चाइना का ताकत बहुत बड़ा है, और ऐसे वैसे नहीं है बॉर्डर पर जो हरकत करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो उनके छोटे छोटे आर्मी कर रखा है। तो हम इतने बड़े ताकत से हमें आज़ादी पाना है, तो ये समझो कि ये पूरी दुनिया में से सबसे बड़ा और मुश्किल काम यही है, अपने तिब्बत को किसी तरह से मुक्ति दिलाना चीन से। तो ये ऐसा है। तो यहाँ क्योंकि भारत यहाँ, तो हम हिमाचल यहाँ हैं। और इस बार मैंने एक लंबा सफ़र किया लद्दाख से अरुणाचल तक, और मैंने बहुत कुछ सीखे, और मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ये मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफ़र तय किया है। और हर दिन एक नया घर, किसी नया गांव, नया भाषा, अलग अलग खाने, और अलग अलग लोगों से मिले और फिल्म दिखाए, फिर बातचीत हुआ, ऐसे करके। हिमाचल के बारे में थोड़ा बोलूं, क्योंकि आप लोग शायद लाहौल स्पीति किन्नौर में कोई लोग गए होंगे, लेकिन पूरे क्षेत्र में घूमना और लोगों से मिलना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मैंने ये देखा कि लाहौल वैली में जो वहाँ के लोग और भाषा को गर्शा बोलते हैं, गर्शा, GARSH, गर्शा।
वहाँ के क्षेत्र को हम लाहौल बोलते हैं ना, लाहौल स्पीति एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर का अलग दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन किन्नौर के लोग और भाषा को खुनु बोलेंगे, KHUNNU, खुनु, और लाहौल के लोग और भाषा को गर्शा बोलेंगे। अब हमने तो यहाँ से देखे कांग्रेस से तो अब वो लोग गर्शा लोग हैं, नहीं, लेकिन अब वहाँ जाएं तो गांव-गांव में अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज भी देखने को मिलेगा। आपको लगेगा ये खुद गांव ही एक बड़ा दुनिया है ऐसे। और वो आपको तब लगेगा आप अगर जब ट्रैवल करेंगे और लोगों के घर में रहेंगे, उनके जो खाना खा रहे हैं वही खाना खाएंगे, तो आपको लगेगा। तो ये जो ट्रैवलिंग है ना, इससे बड़ा शिक्षा दुनिया में नहीं है। ट्रैवलिंग का शिक्षा जो है बहुत बड़ा शिक्षा है, और आपको डायरेक्टली सिखाएंगे। टीचर या कंप्यूटर या इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली तभी आप महसूस होंगे, आप बदल जाएंगे। और ये पूरा देखने के बाद आपको लगेगा यार मैं कितना छोटा हूँ और कितना कम जानता हूँ दुनिया के बारे में, है ना। ये बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस हिमाचल में आप ट्रैवल करो और आपको लगेगा कितना अलग है। और वो भी जरूर नहीं कि आप इतने ऊंचे पहाड़ लद्दाख या लाहौल स्पीति के नहीं, कांगड़ा में ही गांव-गांव में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा एक ही छोटे क्षेत्र में कितने भाषा जो बदलते जाते हैं। अभी हम कांगड़ी अभी तो कहा पहाड़ी लोगों में भी कितने अलग लोग हैं, भाषाएं कितने अलग है, और गाना बदलते जाते हैं। और मैं तो यही धर्मशाला में रहता हूँ तो लोरी गाना सुनने को मिलता है, अक्सर बच्चे आ जाते हैं घर, कुछ सुना लेते हैं तो मैं सुनता हूँ, लेकिन गांव में लोरी जो है वो भी अलग अलग सुनाते जा रहे हैं, ऐसे मैंने ध्यान हुआ है। तो इतना कहना है, बात थोड़ा लंबा ही हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है चाइना को किसी तरह से ठीक से समझना है। लेकिन बदनसीबी ये हो गया कि हमारे भारत के कोई भी टेक्स्ट बुक्स में तिब्बत के बारे में जिक्र नहीं है, चाइना की असलियत जो है उसके बारे में जिक्र नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं कि पूरा चाइना है, बस हो गया, मतलब इतना बड़ा कंट्री, और हमने उनके अंदर की इतिहास, वहाँ की पॉलिटिक्स, इसके बारे में हमने जाने नहीं है। अगर हम अपने दुश्मन को नहीं जाने तो नहीं पहचान पाएंगे और हमेशा मार ही खाएंगे। तो इतना ही कहना है, तो बात इतना हो गया और बहुत